आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि इस द्वितीय प्रश्न पत्र में हम गुप्त वंश के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गुप्तों का उदय, गुप्तों के उदय के कारण, गुप्त कौन थे, इनका निवास स्थान क्या था और ये किस वर्ण से संबंधित थे। साथ में हम लोगों ने देखा यह भी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, और साथ में हम श्रीगुप्त और घटोत्कच शासक के बारे में भी चर्चा किए कि क्या वास्तव में ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे या आदि पुरुष थे, या इनकी उपाधियों को देख करके हम लोगों ने इस पर भी बात की महाराज महाराजाधिराज कि कहीं न कहीं ये किसी शासक के अधीन सामंत थे और जिसके कारण इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। बाद में हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आगे हम इसी क्रम में श्रीगुप्त और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम पर चर्चा करेंगे और चंद्रगुप्त प्रथम के समग्र जीवन, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, चाहे गुप्त संबंध का चलाना हो, चाहे सिक्कों का प्रचलन कराना हो, या उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करनी हो। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि इनके बारे में जानने के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो स्रोत के साथ हम एक बार श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमारा पहले यूनिट का जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है गुप्तों के उदय के कारण। हम गुप्तों के उदय के कारण को बेहतर ढंग से समझेंगे और साथ में हम यह भी देखेंगे कि चाहे गुप्त ही नहीं, कोई भी राजवंश हो, उसके उदय के बहुत सारे कारक होते हैं और उन कारकों की चर्चा करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, तभी हम गुप्त वंश के बारे में बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसा कि हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त किसके सामंत रहे होंगे। इस बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की थी, जब याद होगा आपको इससे पहले के लेक्चर में, कि गुप्त शकों के सामंत थे। कुछ विद्वानों ने कहा कि मुरुंडों के सामंत थे, लिच्छवियों के थे, नागपतियों के थे, कुषाणों के थे। विभिन्न प्रकार के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से इस प्रकार की चर्चा की थी। तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि भले से वो चर्चाएँ बहुत हुई, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का कयास है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। और आप देख रहे हैं अगर उनके कुषाणों के सामंत थे, क्योंकि याद होगा एक कनिष्क की एक मूर्ति मिली हुई है मथुरा में, सिर रहित, जिसके नीचे महाराजाधिराज देवपुत्र कनिष्क को आप देख रहे हैं, मतलब महाराजाधिराज की उपाधि ये धारण कर रहे हैं। तो लोग कयास भी ये लगा रहे हैं कि इनके अधीन जो लोग रहे होंगे, कहीं न कहीं वो और थोड़ा शक्तिशाली रहे होंगे, क्षत्रप टाइप के लोग, वो महाराज की उपाधि धारण करते रहे होंगे और श्रीगुप्त घटोत्कच भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो ऐसा लोगों ने बात किया है। तो देखते हैं यहाँ पर गुप्त कुषाणों के देखा जाए सामंत थे, और सामंत थे तो कहीं न कहीं कुषाणों से उन्होंने बहुत कुछ बातें सीखी होंगी। और आप देखें जैसे राजनीतिक सैनिक व्यवस्था का पर्याप्त प्रकाश या पर्याप्त प्रभाव, तो आप देखें राजनीतिक सैनिक व्यवस्था का पर्याप्त प्रभाव यहाँ देख रहे हैं। तो राजनीतिक सैनिक व्यवस्था का मतलब है कि कुषाणों के बारे में आप जानते ही हैं कि कुषाण बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने कई बार कई लोगों को पराजित किया, और पराजित ही नहीं किया, उन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। और उनका साम्राज्य आप देख रहे हैं मध्य एशिया से लेकर के और यहाँ मध्य भारत तक विस्तारित था। तो ऐसे लोगों में मतलब कुछ न कुछ राजनीतिक या सैनिक कुशलता जरूर रही होगी, जिसके कारण उन लोगों ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाए। तो हम इस संदर्भ में देखते हैं तो गुप्तों ने कहीं न कहीं कुषाणों से राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था को पर्याप्त रूप से अपने अंदर ग्रहण किया, और देख रहे हैं उन्हीं के प्रभाव में आकर के उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। कुषाणों की घुड़सवार सेना की शक्तियों को ग्रहण करना। कुषाण अपनी घुड़सवार सेना के लिए भी जाने जाते थे, सैन्य व्यवस्था उनकी बड़ी सशक्त थी, और कहीं न कहीं युद्धों में घोड़े और कहा जाए कि घुड़सवार जो उनकी सेना थी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और आप देख रहे हैं ये घुड़सवार सेना को पूरी तरह आत्मसात करने का कार्य किसने किया? गुप्तों ने किया।
तो कुषाणों की घुड़सवार सेना की शक्तियों को ग्रहण करना भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है गुप्तों के उदय में। और आप देख रहे हैं जैसे ही घुड़सवार आ रहे हैं, जैसे देखा जाए घोड़ों की महत्ता सैन्य व्यवस्था में बन रही है, वहीं हाथियों एवं रथों का महत्व कम होने लगा है। तो कम होने लगा है, इसका मतलब है कि घुड़सवार सेना की जो थी उसे और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। और उसका परिणाम आप देखेंगे कि आगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे महत्वपूर्ण शासक घोड़ों का प्रयोग कर रहे हैं और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। न केवल गुप्त साम्राज्य को विस्तारित कर रहे हैं, बल्कि उसे स्थिरता और स्थायित्व भी प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं घुड़सवार सेना का महत्व बढ़ने लगा, धीरे धीरे इनके सैन्य व्यवस्था में घुड़सवार सेना का महत्व बढ़ने लगा। तो यहाँ पर खास तौर पर हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कुषाणों से गुप्तों ने राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था को ग्रहण किया, और ग्रहण ही नहीं किया, उन्होंने देखा कि इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है मतलब घुड़सवार सेना, उसको भी अपनी सैन्य व्यवस्था में इन्होंने स्थान दिया। और आप देख रहे हैं हाथियों और रथ के महत्व को कम किया। और देखा जाए इसका परिणाम देख रहे हैं कि इनके युद्ध वगैरह में बड़ी तेज़ी से गतिशीलता आई और ये साम्राज्य विस्तार करने में इनको बहुत ही आसानी हुई। तो आगे हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, सशक्त आर्थिक आधार, भौगोलिक एवं आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता। गुप्तों का साम्राज्य जहाँ पर था, गुप्तों का साम्राज्य जहाँ पर था वो भौगोलिक क्षेत्र आप देख रहे हैं आर्थिक संसाधनों का गढ़ माना जाता था, आर्थिक संसाधनों का गढ़ माना जाता था। और आप देख रहे हैं जिसका परिणाम यहाँ से कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर राजस्व का मिलना, खनिज पदार्थों का मिलना, और खनिज पदार्थों से कहीं न कहीं बड़े धन की आमद होना। और जब आमद के रूप में पैसा आता है तो आप खुद देखते हैं कि साम्राज्य को मजबूती मिलती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य की रीढ़ होता है। और जब एक उपजाऊ क्षेत्र होगा, जैसे दोआब के क्षेत्रों में, गंगा यमुना के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में देख रहे हैं गंगा एवं सोन आसपास मगध के आसपास के क्षेत्रों में इनका अधिकार था, जो कहीं न कहीं जो क्षेत्र था वो काफ़ी वन संपदा से भी समृद्ध था। और दूसरी तरफ देखा जाए दोआब का क्षेत्र भी है, और इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, कम मेहनत पर उत्पादन होता था। और जब उत्पादन आप देखेंगे ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की भरण पोषण की व्यवस्था होगी, बहुत सारे लोगों के जब भरण पोषण की व्यवस्था होगी तो उनको सही दिशा देकर रचनात्मक कार्य आप उनसे करा सकते हैं, और जब कार्य कराएंगे तो उसका परिणाम आपके सामने आएगा। अब यह कार्य चाहे वो सैन्य व्यवस्था में हो या सुरक्षा व्यवस्था में हो या आपके उत्पादक कार्यों में हो, इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कहीं न कहीं भौगोलिक संसाधनों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके पास सशक्त आर्थिक आधार भी था, और आर्थिक आधार के संदर्भ में देखा जाए चाहे इनका कृषि हो, चाहे इनका कृषि हो, पशुपालन हो, उद्योग हो, व्यापार हो, और चाहे हम सेवा को भी मानते हैं, इस संपूर्ण क्षेत्रों में आप देखेंगे गुप्तों की स्थिति काफ़ी बेहतर होती गई। और बेहतर जब होती गई तो आप खुद देख रहे हैं कि कई सारे विद्वान या कहने लगे कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, क्योंकि इस समय चतुर्दिक क्षेत्र में एक विकास देखने को मिलता है। हालांकि यह प्रश्न अलग है, इस पर भी हम लोग एक बार बात जरूर करेंगे, क्या वाकई गुप्त काल स्वर्ण काल था कि मात्र वो प्रतीकात्मक ही था। गुप्त स्वर्ण काल का तात्पर्य क्या होता है और यह परिकल्पना कहाँ से आई, हम इस संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन चतुर्दिक विकास प्रारंभिक दौर में हमें देखने को मिल रहा है, और यह केवल ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कला, सभी क्षेत्रों में हमें एक विकास देखने को मिल रहा है। और शायद चतुर्दिक क्षेत्र में जब विकास होता है तो देखते हैं कि लोग स्वर्ण युग की परिकल्पना को परिभाषित करते हैं। तो गुप्तों के साथ बहुत सारे विद्वानों ने यह बताने का प्रयास किया कि यह काल स्वर्ण काल था। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि भौगोलिक आधार, अब कैसे भौगोलिक आधार, यहाँ से प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का उपलब्ध होना। अब देख रहे हैं इनका जो क्षेत्र है वो बंगाल की बात कर रहे हैं हम, बिहार झारखंड की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है आप देख रहे हैं खनिज संपदा से बड़े भरपूर हैं, परिपूर्ण हैं, और उसका प्रभाव आप देखेंगे कि जहाँ पर खनिज संपदा परिपूर्ण है तो जायज़ सी बात है
कि अगर उनको हम द्वितीय क्षेत्र पर बदलते हैं तो उससे अच्छा खासा राजस्व मिलता है, और जब राजस्व मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रीढ़ मजबूत होगा, और रीढ़ के सहारे जैसे पूरा शरीर खड़ा रहता है वैसे पूरा साम्राज्य खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन का उपलब्ध होना। उपजाऊ भूमि के बारे में हमने बात किया। उपजाऊ अगर भूमि है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, और समाधान ही नहीं करता, आप देखिए कृषि होगा, उससे पशुपालन का भी काम होगा, कृषि को से व्यापार भी हो सकता है, वाणिज्य भी हो सकता है, व्यापार उद्योग भी स्थापित हो सकते हैं, और सेवा का भी कार्य हो सकता है। तो कृषि एक महत्वपूर्ण आधार है, और महत्वपूर्ण कृषि भी कैसी, अगर वो उपजाऊ भूमि हो तो और बढ़िया है। और ये उपजाऊ भूमि के जो क्षेत्र था उस पर गुप्तों का अधिकार था। इसके अलावा देख रहे हैं जनसंख्या बहुलता श्रमपूर्त में सहायक। जहाँ पर उपजाऊ भूमि होगी, बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र होगी, वहाँ पर जनसंख्या की ज़रूरत भी होती है और जनसंख्या बहुलता देखने को मिलती भी है। और जब ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये जनसंख्या को सही दिशा दे करके, इनके श्रम को सही दिशा दे करके उत्पादन कार्य में जब लगाया जाता है तो उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए उत्पादन से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है, और यह बढ़ावा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इसलिए सशक्त आर्थिक आधार, गुप्तों को एक सशक्त आर्थिक आधार, किससे, उसके भौगोलिक या कहा जाए कि प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों से और उपजाऊ भूमि से मिला। और यही नहीं, मानव भी एक संसाधन है, और इन संसाधनों से का भी उपयोग बड़े पैमाने पर गुप्तों के समय हुआ। जो जनसंख्या थी उसको सही दिशा देकर के उसके श्रम को उत्पादन कार्य में लगाया गया, और इससे कहीं ना कहीं अतिरिक्त उत्पादन भी हुआ। इसके अलावा देख रहे हैं तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है प्रारंभिक शासकों की भूमिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास सारे संसाधन हो, सब कुछ भरा हो, लेकिन जो आपके यहाँ के योग्य उत्तराधिकारी हों वो अयोग्य हों, तो सारे संसाधन व्यर्थ चले जाते हैं। आप कुछ भी रख लें, कुछ आपके पास आ जाएं, लेकिन आप में ही उत्साह नहीं है तो सारी संसाधन आपके लिए क्या हैं, बेकार हैं। तो इनमें देख रहे हैं शासकों में, प्रारंभिक शासकों में बड़ा उत्साह था, और उत्साह हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के भूभाग पर इन्होंने अधिकार किया, और एक कहा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक बने। अपने राज्यारोहण को कहते हैं यादगार बनाने के लिए इन्होंने गुप्त संवत भी चलाया, सिक्के भी चलाए, सिक्कों का भी इन्होंने प्रचलन कराया, बहुत युद्ध भी किए, और इस तरह से धीरे धीरे वो गुप्त साम्राज्य को स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाए। लेकिन हम इसके बाद देखते हैं, हम समुद्रगुप्त, इनके पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में, इनके समय में तो गुप्त साम्राज्य का बहुत ही विस्तार हुआ। यानी यह पूछा जाए कि सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ, तो समुद्रगुप्त। इन्होंने उत्तरापथ की विजय की, इन्होंने दक्षिणापथ की विजय की, दक्षिण भारत की विजय की, इन्होंने सीमावर्ती राज्यों पर विजय की, ये जंगली जो हैं राजवंश थे उन पर भी विजय प्राप्त की, और यही नहीं विदेशियों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। यह एक अलग प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त का सामरिक अभियान। अगर सामरिक अभियान है तो हम सारे अभियानों की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपसे केवल और केवल दक्षिणापथ या आर्यावर्त के बारे में पूछा जाए तो हम सिर्फ आर्यावर्त और दक्षिणापथ के बारे में बात करेंगे। और इसका महत्वपूर्ण आधार आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति है। तो हम हरसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में चर्चा करते हुए हम देखेंगे कैसे उस पर समुद्रगुप्त के अभियानों के बारे में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में भी हम देखेंगे, और इन्होंने फिर हम बता रहे हैं कि गुप्त वंश का इन्होंने सर्वाधिक विस्तार किया। आगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने कहा जाए कि कूटनीति से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, या शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से गुप्तों को जो साम्राज्य था उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। इनके समय में बंगाल से लेकर के गुजरात तक का भूभाग गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हो गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महत्वपूर्ण शासक भी गुप्तों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और उदय ही नहीं, इस साम्राज्य को स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करने में भी अपनी महती भूमिका निभाए। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और इनको आप विस्तार दे सकते हैं। इनको आप विस्तार देंगे तो ये आप देखेंगे कम से कम 50 से 60 शब्द बड़े आराम से एक पैराग्राफ में बन जाएंगे, 60 के 100 शब्द के आसपास आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको और विस्तार दिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं युद्ध एवं विजय की नीति। जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की इससे पहले कि चंद्रगुप्त प्रथम
ने बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और उसमें चंद्रगुप्त प्रथम अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभागों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसी क्रम में हम आपसे अभी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, और यही नहीं, अगर हम देखें तो आटविक राज्यों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। सीमावर्ती और इन्हें विदेशी राज्यों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर दक्षिणावर्त और आर्यावर्त की चर्चा है ही है। दक्षिणावर्त और आर्यावर्त की चर्चा है ही है। तो अगर हम देखा जाए भारत के भूभाग के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा, और इस तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, और बंगाल के क्षेत्र पर भी अधिकार देखने को मिलेगा। यानी कमोबेश अधिकांश, जब हम चर्चा करेंगे इस पर, समुद्रगुप्त के अभियान के बारे में बात करेंगे, मैपिंग के माध्यम से हम बात करेंगे कि देखिए समुद्रगुप्त ने कैसे अभियान किए और उनके अभियान का क्या क्रम रहा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जिन जिन राजवंशों को उन्होंने पराजित किया, उन राजवंशों का सामंजस्य किससे स्थापित किया जाता है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था कि समुद्रगुप्त ने न केवल आर्यावर्त और दक्षिणावर्त की, अपितु आप देख रहे हैं विदेशी, आटविक और सीमावर्ती राज्यों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। और उन विजय प्राप्ति नहीं कि उनके लिए अलग अलग नीतियाँ भी अपनाई, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। समुद्रगुप्त द्वितीय पूर्व में बंगाल एवं पश्चिम में बल्हिक और शक शासक रुद्रदामन, या रुद्रदामन कह रहे हैं, रुद्र सिंह, आप करिएगा रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय। कई बार पूछा जाता है या कि शकों का अंतिम रूप से विनाश किसने किया, शकों को किसने पराजित किया, वह कौन सा शासक था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पराजित हुआ। इस टाइप के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना है हमें, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और शकों का उन्मूलन भी किया। और आप देख रहे हैं इसके उपलक्ष्य में इन्होंने सिक्के भी जारी कराए थे, हम इनके सिक्कों के बारे में भी बात करेंगे। और उसका पूरा का पूरा कहा जाए कि योगदान अंतिम रूप से पराजित करने का चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। हालांकि इससे पहले ऐसा लगता है समुद्रगुप्त ने भी पराजित किया, लेकिन उनको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि अंतिम रूप से शकों का विनाश करने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। और शासक कौन था वहाँ का, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के बारे में आगे जैसा कि हमने आपसे बात की थी, कूटनीतिक संबंधों की नीति ग्रहण, कूटनीतिक संबंधों की नीति का इन्होंने बहुत सारी नीतियां ग्रहण की थी जो इनके कूटनीतिक संबंधों को काफ़ी मजबूती प्रदान की। और उनमें देखा जाए मोक्ष अनुग्रह की नीति, दक्षिण राज्यों के साथ आटविक राज्यों के प्रति परिचारीकृत की नीति, विदेशी शासकों के साथ आत्मनिवेदन की नीति। हम यही नहीं, हम इनके जितने भी अभियान हैं और उस अभियानों के प्रति इन्होंने किस कूटनीति का सहारा लिया, उनके साथ कौन सी नीतियाँ अपनाई, उस नीतियों का क्या अर्थ है, उन सारे संदर्भों में आपसे बात करेंगे। जैसे ग्रहण करना, मोक्ष दे देना, अनुग्रह करना, हम परिचारीकृत का नोपनाकायन देख रहे हैं, परिचारीकृत, सब सारे संदर्भ में आत्मनिवेदन की नीतियाँ, इन सारे संदर्भों में हम जब हम दक्षिण भारत के अभियान के बारे में हम बात करेंगे तो हम चर्चा करेंगे। इनमें दो नीतियाँ और भी हैं, हम उनके संदर्भ में बात करेंगे कि कहाँ पर देखा जाए पूरी तरह से युद्ध में उनको पराजित कर देना और उनकी हत्या कर देना शासक की, जिन राज्यों पर उन्होंने अधिकार कर लिया है। कहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि उनके साम्राज्य को ले लेना लेकिन उनकी हत्या ना करना, उन्हें छोड़ देना। और कहाँ देखा जाए कि ऐसा लगता था जहाँ पर खर्च ज़्यादा है वहाँ पर इन्होंने अलग से नीतियाँ ना है कि ठीक है उनके राज्य को भी ले लो, राज्य भी युद्ध करके राज्य ग्रहण कर लो, लेकिन बाद में राज्य भी उनको वापस कर दो और उनको कहो कि वो हमारे अधीन होकर के शासन करें। और वहाँ के जो राजस्व है वो सीधे ला करके राजकोष में ला करके जमा करें, समय समय पर उपहार पहुँचाएँ, दास दासियाँ भेजें और ये उपस्थित रहें। इसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों में वैवाहिक संबंध को इन्होंने स्थापित किया। तो उसके बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, उन कारणों की भी हम बात करेंगे। तो इस नीतियों के तहत समुद्रगुप्त ने
न केवल साम्राज्य विस्तार किया अपितु गुप्त साम्राज्य को स्थिरता और अस्थायित्व प्रदान करने में भी अपनी महती भूमिका निभाई। तो ये बहुत खास नीतियाँ थी। ये नीतियों में अगर थोड़ी सी गलती हुई, इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दक्षिण भारत के विजय के संदर्भ में अगर नीतियाँ उनकी गलत थी तो आप देख लीजिए कुछ ही दिन बाद न केवल उनका साम्राज्य ही नष्ट हो गया, या कहिए ना कुछ दिन बाद न केवल उनका ही पतन हो गया बल्कि उनका साम्राज्य भी नष्ट हो गया। और ये चीज़ें हम इतिहास के दौरान देखेंगे, चाहे आप औरंगजेब के संदर्भ में देखेंगे, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम आएंगे तो बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने देखा जाए नीतियों का पालन किया, नीतियों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करने में अपनी महती भूमिका निभाई, उन्होंने अपने राज्य को एक ऐसे स्ट्रक्चर पर लाकर खड़ा किया, या कहा जाए उसको ऐसा स्थिरता और अस्थायित्व प्रदान किया जो उनके जाने के बाद लंबे अरसे तक चलता रहा। चाहे वो हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त हों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, और हम चाहे कहा जाए अकबर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नीतियाँ बहुत ज़रूरी थी, और वो जो कूटनीतियाँ थी इसमें गुप्त शासक काफ़ी मर्मज्ञ थे, और उनकी मर्मज्ञता का जो उदाहरण है, परिचय है, कहीं कि उनके अभिलेखों के माध्यम से उनके अभियानों में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कूटनीतिक संबंधों में भी गुप्त शासक काफ़ी अग्रणी रहे, और इनका सहारा लेकर के अपने न केवल उदय में बल्कि अपने राज्य को स्थिरता और अस्थायित्व प्रदान करने में भी महती भूमिका निभाए। आगे वैवाहिक संबंधों की नीतियों के बारे में चर्चा हो रही है, और आप जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण नीति है। इस नीति की खास बात यह है कि इस नीति के माध्यम से न केवल राज्य को मजबूती मिलती है, अपितु ये नीतियों से बिना पैसा दिए हुए संबंधी आपके राज्य की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और जान की बाजी लगा करके कहीं न कहीं आपके राज्य को स्थिरता और अस्थायित्व प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो वैवाहिक संबंध, और जिसका सहारा ऐसा नहीं कि गुप्तों ने लिया है, हम हर्यक वंश से देखेंगे कि राज्य विस्तार में वैवाहिक संबंधों का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और यह वैवाहिक संबंध जब राजनीति से प्रेरित होता है तो इसमें वर्ण, जाति, धर्म, क्षेत्र ये सब कुछ नहीं देखा जाता है, और आप देखेंगे गुप्तों ने भी नहीं देखा। और इस वैवाहिक संबंध के चलते हुए आप देखेंगे शुरुआती दौर में चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और कुमार देवी को आप जो को पता हो कि इनका संबंध किस कुल से? लिच्छवी कुल से था। और लिच्छवी उस समय कुल बहुत ही सशक्त था, मजबूत था, और कहीं न कहीं प्रारंभिक दौर में गुप्तों को इसका पूरा लाभ मिला। और आप देख रहे हैं इसीलिए इन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए जिसमें सीधे सीधे कुमार देवी का चित्रांकन किया गया है। कुमार देवी का स्पष्ट चित्र है। हालांकि ये दुर्लभ है, ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन उसमें सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है एक कहीं न कहीं उनका मायके पक्ष का प्रभाव है। और यही नहीं, उनका जो पुत्र हो रहा है समुद्रगुप्त, उसे लिच्छवी द्वहित्र कहा जा रहा है। यानी उसे कहाँ से संबोधित किया जा रहा है? लिच्छवियों से संबोधित किया जा रहा है, गुप्तों से नहीं। जैसे आप व्यवहारिक जगत में देखें कि आपके पिताजी अगर सामान्य हैं और आपके नाना महत्वपूर्ण हैं, तो हर जगह आप अपने संबंधों की चर्चा कहाँ? नाना पक्ष की करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ भी उसे कैसे लिच्छवी द्वहित्र, चाहे वो लिच्छवियों से नज़दीकी हो या सामाजिक प्राचीन गणराज्य होने के कारण अपने संबंधों को मजबूती देने की बात कही गई हो, या कहा जाए कि उनका सहयोग लेकर के अपने राज्य को स्थिरता और अस्थायित्व देने की बात की हो। कुछ न कुछ जरूर कारण थे जिसके कारण समुद्रगुप्त का जो परिचय है वो गुप्त वंश के शासकों से न करा करके उन्हें लिच्छवी द्वहित्र कहा जा रहा है। तो हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, और कहीं न कहीं इनके माध्यम से न केवल अपने साम्राज्य विस्तार में इनका सहयोग लिया बल्कि अपने सीमा की सुरक्षा भी इनके माध्यम से की। और इसी प्रकार अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय, याद रखिएगा वो रुद्रसिंह तृतीय, ये कौन है? वो शक शासक हैं। ये कौन है? वाकाटक शासक हैं रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। और यही नहीं,
इसके बाद देखेंगे जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, प्रभावती गुप्ता शासन करती हैं, तो पूरी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में रह करके शासन करती हैं। तो इस तरीके से भी हम देखेंगे कि वैवाहिक संबंध जहाँ एक तरफ उनकी शत्रुता को समाप्त कर रहे हैं, शत्रुता के जो जहाँ संबंध स्थापित हो रहे हैं, उनके मित्र भी अब संबंधित राज्य के शत्रु नहीं रह गए, साथ में उनके राज्य की सुरक्षा भी कर रहे हैं और युद्ध वगैरह में उनका सहयोग भी कर रहे हैं। तो वैवाहिक संबंध किस राज्य को स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ऐतिहासिक काल से निभा रहा है, और यह कहीं न कहीं भूमिका हम गुप्तों के समय में भी देख रहे हैं। इसी प्रकार अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब वंश के शासक के यहाँ करना, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जहाँ अभी चर्चा हुई था वैवाहिक संबंधों में, जहाँ गुप्त साम्राज्य का विस्तार में महती भूमिका निभाई, वही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस पर चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वैवाहिक संबंधों का बड़ा योगदान था गुप्तों के उदय में। न केवल उन्होंने गुप्त साम्राज्य को विस्तारित किया, बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा करने में भी उन लोगों ने महती भूमिका निभाई। और जब वैवाहिक संबंध होते हैं तो आप निश्चित जानिए लोगों का आत्मिक लगाव हो जाता है। फिर आप पर किसी प्रकार का संकट आता है तो लोग महसूस करते हैं आपके संबंधी को और हम पर संकट है, और वो बड़ी लगन तन्मयता से उस संकट से आपको उबारने का कार्य करते हैं और साथ में आपकी सुरक्षा भी करते हैं। और साथ में उनके भी कुछ अपने मैत्रीय राजवंश होते, हो सकता था वो आपके शत्रु हो जाते, लेकिन वैवाहिक संबंधों को चलते हुए वो उनके मित्र हैं, तो जायज़ सी बात है वो आपके भी मित्र बन जाते हैं, वो आपके शत्रु नहीं बनते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में देखा जाए कि राज्य के विकास में वैवाहिक संबंधों का भी समय पर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसी योगदान के चलते हुए कहीं न कहीं गुप्त साम्राज्य को बड़ी मजबूती मिली और जिससे वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आज बात की आपसे, वो गुप्तों के उदय के कारण के बारे में, विभिन्न प्रकार के कारण हैं जिनको एक सामान्य तरीके से हम बात कर लिए हैं। लेकिन जब भी आप किताबों को अध्ययन करेंगे तो किताबों से कुछ शब्द को लेकर के और यहाँ से एक फ्रेमिंग करके और उसमें शब्दों को पिरो करके एक बेहतर आंसर आप तैयार कर सकते हैं, अच्छा उत्तर आप लिख सकते हैं। और इसके पहले आप देख रहे हैं थोड़ा सा आपको स्रोत देने की ज़रूरत है प्रस्तुतिकरण के दौरान, कुछ स्रोत, और अंतिम एक अच्छा सा निष्कर्ष देने के दौरान है। 6 से 7 पैराग्राफ आपके बन जाएंगे। प्रत्येक पैराग्राफ अगर 80 शब्द के हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि लगभग 9 पैराग्राफ हैं, तो 6 साढ़े 6 शब्द बड़े आराम से आपके बन जा रहे हैं। तो गुप्तों के उदय के क्या कारण थे, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न कभी आपसे पूछा जा सकता है। आज नहीं तो प्रतियोगी परीक्षा जब भी आप कंपटीशन देंगे वहाँ भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल है। और यही नहीं, जब आप एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत किसी भी राज्य के उदय के कारण के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य सी बात है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये बहुत सारे ऐसे कारण माने जाते हैं। लेकिन इन कारणों के अलावा अगर उस काल का स्रोत हो, उस काल की कुछ प्रमुख घटनाएं हों, शासक हों और उनके बारे में गतिविधियों की चर्चा हो जाए तो आपका उत्तर बहुत प्रभावी हो जाता है। और उत्तर को प्रभावी बनाए रखने के लिए इस वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में आपको जानना होगा, उनके युद्धों के बारे में जानना होगा, साथ में उन्होंने किसको पराजित किया उनको भी जानना होगा, इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं उसको भी आपको जानना होगा। और साथ में हमें एक एक कारणों की चर्चा क्रमबद्ध पूर्वक करनी पड़ेगी। और इससे पहले हम कहीं न कहीं ये जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके स्रोतों के बारे में हमें पहले पैराग्राफ के बारे में भी लिखना पड़ेगा, और फिर बीच बीच में कहीं न कहीं वही साक्ष्यों के आधार पर अपना इतिहास लेखन करना पड़ेगा, और अंतिम में हमें एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो गुप्तों के उदय के कारणों के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और चंद्रगुप्त प्रथम की जब चर्चा कर लेंगे तो श्रीगुप्त कर चुके हैं चर्चा, घटोत्कच कर चुके हैं चर्चा, चंद्रगुप्त प्रथम की जैसे ही चर्चा खत्म होगी आपका जो पहला आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको धन्यवाद।